निबंध लेखन। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध लिखते समय अपनी व्यक्तिगत भाषा शैली का ही प्रयोग करना चाहिए। निबंध के विषय का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि उस विषय में आपकी अच्छी जानकारी हो। 1. वर्षा ऋतु। हमारा देश विभिन्न ऋतुओं वाला है। यहाँ 6 ऋतुएं बारी बारी से आती हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। इनमें बसंत को ऋतुराज और वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। वर्षा ऋतु आषाढ़ सावन, जुलाई से अगस्त में चरम सीमा पर होती है। दक्षिण भारत में तो मध्य जून में ही मानसून आ जाता है। मानसून के आने पर वर्षा ऋतु का प्रारंभ माना जाता है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व मई से जून में भीषण गर्मी पड़ती है। इन दिनों धरती तवे के समान जलती है, लूएं चलती हैं। लोग पसीना पसीना हो जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं। ऐसे में सभी की नजरें आसमान की ओर लग जाती है। वे वर्षा की कामना करने लगते हैं। आकाश में जब काले काले बादल उमड़ते घुमड़ते हैं, तब लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कवि तुलसीदास ने लिखा भी है, वर्षाकाल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा की रिमझिम हमारे तन मन को उल्लास से भर देती है। प्यासी धरती की प्यास बुझती है। किसान के लिए तो वर्षा जीवन देने वाली होती है। उसके खेतों में हल चल पड़ते हैं, कुओं तालाबों में पानी भर जाता है। बच्चों को वर्षा में नहाने में बड़ा आनंद आता है। वे कागज की नाव बनाकर वर्षा जल में तैराते हैं। वर्षा ऋतु में मेंढक तराते हैं, मोर नाचते हैं और कोयल कूकती है। इस प्रकार चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण बन जाता है। इस ऋतु में 3 प्रमुख त्योहार आते हैं, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी। वैसे तो वर्षा ऋतु सभी को अच्छी लगती है, पर कभी कभी बहुत अधिक वर्षा होती है, तब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह वर्षा का विनाशकारी रूप है। मुंबई की वर्षा में वहां का जनजीवन ठप हो जाता है। 2. विज्ञान और हम। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमारे जीवन को अत्यंत सुखमय बना दिया है। अब हमारा जीवन विज्ञान पर निर्भर होता चला जा रहा है। विज्ञान के बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान का ज्ञान हर दृष्टि से विशेष है। इसने बिजली प्रदान करके सभी उपकरणों को चलाने में भरपूर मदद की है। टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन आदि सभी उपकरण बिजली से ही चलते हैं। इनका हमारे दैनिक जीवन में विशेष स्थान है। बिजली जहां रोशनी प्रदान करती है, वहीं शक्ति देने का काम भी करती है। विज्ञान ने मनोरंजन के क्षेत्र में तो क्रांति ही ला दी है। टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, मोबाइल सभी विज्ञान की अनुपम देन है। ये सभी उपकरण हमारा मनोरंजन भी करते हैं। टीवी और इंटरनेट के मेल से मनोरंजन की दुनिया ही बदल गई है। टीवी के विभिन्न सीरियल और फिल्में मनोरंजक सामग्री प्रसारित करते हैं। अब तो मोबाइल फोन से भी मनोरंजन किया जाता है। विज्ञान ने आवागम के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी है। अब कहीं भी पहुंचना कठिन नहीं रह गया है। अनेक प्रकार के यातायात साधन उपलब्ध हैं। लोगों के पास पैसा बढ़ा है, तो उनकी यातायात की आवश्यकताएं भी बढ़ी हैं। कार खरीदने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अब साइकिल का युग विदा ले रहा है। यह बच्चों के मनोरंजन की वस्तु बनकर रह गई है। विज्ञान ने पुस्तक प्रकाशन में भी काफी परिवर्तन ला दिए हैं। अब पुस्तकें अधिक आकर्षक रूप में सामने आ रही हैं। कंप्यूटर ने बैंक, डाक, बिल संबंधी सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध करा दी है। अब ऑनलाइन सभी काम हो जाते हैं। ये सभी सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। विज्ञान का हमारे जीवन पर अमिट प्रभाव है। 3. दीपावली। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर मास कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। इन त्योहारों से हमारे जीवन में सरसता एवं उत्साह का संचार होता है। दीपावली हमारे देश का प्रमुख त्योहार है। दीपावली शब्द दीप प्लस अवली से मिलकर बना है, अर्थात दीपों की पंक्ति।
यह त्योहार प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह त्योहार कभी अक्टूबर के अंत में तो कभी नवंबर के प्रारंभ में आता है। इस त्योहार के आते आते शरद ऋतु दस्तक देने लगती है। इस त्योहार को सारे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसको मनाने के कई कारण बताए जाते हैं। प्रमुख कारण तो यह है कि इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। अयोध्यावासियों ने दीप जलाकर उनका भव्य स्वागत किया था। तभी से यह त्योहार दीपक जलाकर मनाया जाता रहा है। कहा जाता है कि इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने निर्वाण प्राप्त किया था। इस त्योहार का संबंध जैन धर्म और सिख धर्म से भी बताया जाता है। यह त्योहार प्रकाश का पर्व है। इस त्योहार से पूर्व घरों एवं दुकानों की सफाई कर सजाया जाता है। धनतेरस को लोग बर्तन खरीदते हैं। दीपावली के अवसर पर पहनने के लिए नए कपड़े खरीदे जाते हैं। इस दिन घर में पकवान बनते हैं तथा मिठाइयाँ खरीदी जाती है। अब लोग मिठाई के स्थान पर ड्राई फ्रूट खरीदने लगे हैं। लोग एक दूसरे को उपहार भेंट करते हैं। रात्रि को विशेष चहल पहल रहती है। रात्रि के समय घरों पर खूब रोशनी की जाती है। घर जगमगाने लगते हैं। बच्चों को पटाखे और फुलझड़ियाँ चलाने में मजा आता है। अब प्रदूषण के खतरे को देखकर पटाखे चलाने पर नियंत्रण किया गया है। रात के समय घरों में गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग एक दूसरे को दीपावली की बधाई देते हैं। दीपावली आपसी प्रेम, मेल मिलाप और प्रेम का संदेश देती है। यह त्योहार हमारा जीवन प्रकाश से भर देता है। 4. मेरा प्रिय मित्र। जीवन में अच्छा मित्र मिलना आसान नहीं होता। मित्र के चुनाव में सावधानी बरतनी चाहिए। यूं तो मेरे कई मित्र हैं, पर धवल मेरा प्रिय मित्र है। वह एक संपन्न एवं शिक्षित परिवार का लड़का है। उसमें शिष्टता एवं परोपकार के गुण हैं। उसके पिता डॉक्टर और माँ अध्यापिका है। दोनों का वेतन अच्छा है। आता घर को अच्छी प्रकार सजा कर रखा हुआ है। मेरा मित्र सदा दूसरों की मदद करके प्रसन्नता का अनुभव करता है। घमंड तो उसे छू तक नहीं गया है। वह पढ़ने लिखने में काफी होशियार है। कक्षा में वह प्रथम या द्वितीय स्थान पर रहता है। वह अनुशासन प्रिय है। सभी अध्यापक उसे प्यार करते हैं। मैं अपने मित्र के साथ प्रतिदिन प्रातः काल की सैर करने जाता हूँ। पार्क में हम व्यायाम करते हैं। उसका घर मेरे घर के निकट ही है। हम गृह कार्य भी मिलजुल कर करते हैं। वह गृह कार्य में मेरी काफी मदद करता है। उसके माता पिता मुझे भी अपने पुत्र के समान स्नेह देते हैं। मेरा मित्र खेल कूद में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता है। वह पूर्णतः स्वस्थ है। वह स्पष्ट वक्ता है। बाल सभा के कार्यक्रमों में वह प्राय भाग लेता रहता है। हम दोनों मित्र मिलकर सहगान प्रस्तुत करते हैं। मेरा मित्र बहुत अच्छा है। मुझे अपने इस मित्र पर गर्व है। वह मेरे लिए खजाने से कम नहीं। 5. गणतंत्र दिवस। हम भारतवासी प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को बड़े उत्साहपूर्वक गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना बनाया संविधान लागू हुआ था। इसमें भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। तभी से प्रतिवर्ष इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस सारे देश में विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। यह परेड राष्ट्रपति भवन से निकलकर लाल किले तक जाती है। इसके लिए विजय चौक पर विशेष मंच बनाया जाता है। वहां राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। इस भव्य परेड में सैन्य शक्ति के साथ साथ भारत की संस्कृति की झलक प्रस्तुत की जाती है। लाखों लोग इस परेड को देखने के लिए विजय चौक से इंडिया गेट तक के लॉन में एकत्रित होते हैं। सेना के विभिन्न दस्ते व बैंड इसमें भाग लेते हैं। तोपों, मिसाइलों तथा अन्य सैन्य उपकरणों का भी प्रदर्शन किया जाता है। इस परेड में वीरता पुरस्कार पाए बालक भी शामिल होते हैं। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी अपने अपने करतब दिखाते हुए परेड में शामिल होते हैं। एनसीसी के कैडेट इसकी शोभा बनते हैं।
इसमें विभिन्न राज्यों एवं मंत्रालयों की झांकी भी होती है। अंत में लोकनर्तक अपने अपने राज्यों के लोक नृत्य प्रस्तुत करते चलते हैं। अंत में वायुयान 3 रंगों के गुब्बारे आसमान में छोड़ते हैं। विभिन्न राज्यों की राजधानियों में भी विशेष समारोह होता है। राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्री ध्वज फहराते हैं। देश के स्कूल कॉलेजों में भी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार गणतंत्र दिवस पूरे देश में अत्यंत उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। इस त्योहार के मनाने से हमारे अंदर देश प्रेम एवं एकता की भावना जागती है। हमें राष्ट्रीय पर्व को गौरव के साथ मनाना चाहिए। 6. होली का त्योहार। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ विविध त्योहार मनाए जाते हैं। प्रतिवर्ष फागुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार के साथ भक्त प्रहलाद की कथा जुड़ी है। उसका पिता हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान कहता था। वह अपने बेटे प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से चिढ़ता था। कहते हैं कि हिरण्यकशिपु के कहने पर उसकी बहन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। इसमें होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद का बाल भी बाका न हुआ। तभी से प्रतिवर्ष होली जलाई जाती है। इस दिन गेहूं की बालियां पक जाती हैं। उनको होली की आग में भूनकर खाया जाता है। होली के अगले दिन रंगों का त्योहार दुल्हनड़ी आता है। इस दिन बच्चे गुब्बारों में रंग भरकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। लोग पिचकारियों में रंग भरकर एक दूसरे को रंगों से भिगो देते हैं। माथे पर गुलाल लगाया जाता है। यह मौज मस्ती का त्योहार है। मैं भी होली बहुत जोर शोर से मनाता हूँ। मैं इसकी तैयारी कई दिन पहले से शुरू कर देता हूँ। मैं अपने मित्रों के साथ इस त्योहार को मनाता हूँ। मेरी माँ मीठी गुजिया बनाती है। इन्हें हम सभी अतिथियों को खिलाते हैं। हम सभी मिलकर आपस में होली खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। होली पर गीत संगीत का कार्यक्रम भी होता है। लोग ढोलक बजाते हुए गाते नाचते हैं। प्रायः रात्रि के समय यह कार्यक्रम जमता है। होली मौज मस्ती, आपसी प्रेम एवं भाईचारे की भावना को बढ़ाती है। इसे आपस में मिलजुल कर मनाना में चाहिए। गंदगी से बचने का प्रयास करना चाहिए। 7. प्रदूषण। वर्तमान समय में प्रदूषण एक विकट समस्या बनकर उभर रहा है। इसने सारे विश्व को प्रभावित कर रखा है। भारत इस समस्या से अत्यधिक प्रभावित है। इस प्रदूषण के लिए प्रकृति नहीं, हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। हमने प्रकृति के कामों में दखल देकर प्रदूषण को बुलाया है। प्रकृति में वृक्ष, नदी, पर्वत, वन्य प्राणी शामिल है। इनमें जब तक संतुलन बना रहा तब तक प्रदूषण का कोई खतरा उत्पन्न नहीं हुआ। देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ती चली गई और भूमि तथा वस्तुओं का अकाल पड़ने लगा। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने वृक्षों को काटना शुरू कर दिया। पहाड़ों और वनों से हरियाली गायब होती चली गई और प्रदूषण बढ़ता चला गया। वृक्ष ही हमारी सांस के लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वृक्षों के कटने से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली गई है। अब हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु तक नहीं मिल पाती है। इसमें सांस और हृदय रोग बढ़ रहे हैं। यही स्थिति जल की भी है। शहरों में गंभीर जल संकट है। गंगा जैसी पवित्र नदी का जल भी प्रदूषित हो गया है। अन्य नदियां भी प्रदूषण का शिकार है। उनमें शहर के गंदे नाले गिरते हैं। कल कारखानों का कूड़ा कचरा गिरता है। इसे रोकने वाला कोई नहीं है। इस बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का जीवन दूभर बना दिया है। हमें पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाने चाहिए। नदियों के जल को साफ बनाए रखना चाहिए। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। 8. ओणम। ओणम केरल राज्य का प्रमुख पर्व है। इसे केरलवासी अत्यंत धूमधाम और उत्साहपूर्वक मनाते हैं। इसे श्रावण मास में मनाया जाता है। केरल के नव वर्ष का आरंभ इसी पर्व से होता है। ओणम के साथ राजा बलि की कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में बलि एक पराक्रमी और दानी राजा थे।
उनकी दानशीलता की चर्चा चारों ओर फैली थी। देवता इससे घबरा गए थे। विष्णु भगवान ने देवताओं की सहायता के लिए वामन, बौना ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांग ली। राजा बलि ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। अगले ही क्षण वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले पग में पूरी धरती और दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए वामन ने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया। विष्णु ने राजा बलि को वर मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने प्रतिवर्ष अपनी प्रजा को देखने का वर मांगा। विष्णु ने यह वर देकर बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया। केरल वासियों का विश्वास है कि ओणम के अवसर पर उनके राजा बलि अपनी प्रजा की खुशहाली देखने पूरे केरल में घूमते हैं। अतः केरलवासी उनके स्वागत में तरह तरह के आयोजन करते हैं। ओणम का त्योहार पूरे केरल में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव का आरंभ घर के आंगन में रंगोली सजाने से किया जाता है। रंगोली को केरल की भाषा मलयालम में पक्कम कहते हैं। ओणम स्नेह और सम्मान का पर्व है। इस अवसर पर केरलवासी 6 व्यंजनों का भोज तैयार करते हैं। इनमें पायसम, खीर, केले की नमकीन वस्तुएं, अचार, पापड़, गाढ़ी कढ़ी, उसना चावल आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ओणम के अवसर पर नौका प्रतियोगिता का आयोजन होता है। नौका संचालन का दृश्य देखने योग्य होता है। नाविक नौका चलाते चलाते नौका गीत गाते हैं। इस अवसर पर खेल तमाशों, झूलों और लोक नृत्यों की छवि देखते ही बनती है। ऐसा प्रतीत होता है कि केरल की सांस्कृतिक परंपरा जीवंत हो उठी है।